हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 23 नवंबर 2023 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। गाइस, इससे पहले हम आपको फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का एनालिसिस कवर करवा चुके हैं। आप सभी ने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोज को आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि काफी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर आपको करवा दिए हैं। क्लियर है? साथ ही इसकी पीडीएफ भी, इससे पहले की जितनी भी पीडीएफ है सारी की सारी हमने टेलीग्राम पर अपडेट कर दी है। तो अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करके रखा है तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? आपका आगे आने वाले किसी भी दिन किसी भी शिफ्ट में अगर एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करिएगा और एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने की तुरंत बाद सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम आपको एनालिसिस जो वीडियो है जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आ पाएं, है ना। और सटीक एनालिसिस 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस आपको कवर करवा पाएं, इसलिए आप जरूर से क्वेश्चंस हमें सेंड करिएगा। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो सेशन को हमारे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको वीडियो मिल पाए। क्लियर है? और गाइस, एक और अनाउंसमेंट हम आपके लिए कर रहे हैं। एसएससी जीडी के लिए स्पेशली हमारी जो नई क्लासेस जो सीरीज है वो जल्द ही हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? इस एनालिसिस से जो है ये इसको हम पूरा कवर करवा पाएं इस एनालिसिस को। उसके बाद में एसएससी जीडी की नई और एडवांस तरीके की हम क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे, एक नई सीरीज, और जो आपकी शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी रहेगी, यानी कि आपकी एग्जाम से लेकर जब तक एग्जाम चलेगी जब तक आपकी पूरी कंप्लीट सीरीज रहेगी। तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल के साथ में आप बने रहेगा। एडवांस कंटेंट यहां पर आपको मिलने वाला है। क्लियर है? देखिए, कंटिन्यू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। जीके करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली पहली बार किसके तहत राजधानी बनी थी? ये क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है या फिर इस तरह से हो सकता है कि दिल्ली किसके शासनकाल में राजधानी बनी थी। अब दोनों के आंसर अलग अलग है, आपको थोड़ा सा गौर करना है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब हमें यह भी नहीं बताया जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है कि ऑप्शन किस तरह से मिले हैं, क्योंकि इतनी बात नहीं हो पाती है। वो जो सेंड कर देते हैं हमारे पास में, है ना। आप सभी को बताइए इवनिंग का टाइम होता है ना, उनको भी जो है अपनी जगह पर या घर पर जाने की जल्दी रहती है, तो इस तरह से ज़्यादा वो चीज़ें नहीं बता पाते हैं। आप भी आई थिंक समझ चुके होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो दिल्ली पहली बार किसके तहत राजधानी बनी थी? ये अगर क्वेश्चन इस तरह से बना था और ऑप्शन में वंश दे रखा था तो तोमर वंश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा दिल्ली किसके शासनकाल में राजधानी बनी थी, इस तरह से क्वेश्चन था और ऑप्शन में इस तरह के ऑप्शन मिले तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आपका सही जवाब रहेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन आप जरूर से देख के रखिएगा। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में ब्रिटिश साम्राज्य के सम्राट थे जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। 1912 में राजधानी का वास्तविक स्थानांतरण हुआ था और 1927 में इसे नई दिल्ली नाम दिया गया। तो ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कि दिल्ली जो है इसको नई दिल्ली नाम कब दिया गया था? 1927 में ये दिया गया था। इसके अलावा 13 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने देश की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया। क्लियर है? अगला जो पॉइंट आपके लिए निकल कर आ रहा है ये वाला आपका वंश से रिलेटेड है। हमने जो आपको स्टार्टिंग में कवर करवाया था ये वाला इससे रिलेटेड पॉइंट है ये आपका, कि दिल्ली पहली बार तोमर वंश के तहत राजधानी बनी थी। तोमर वंश के संस्थापक थे अंगद, यानी कि अनंगपाल इनका नाम है प्रथम। ये तोमर वंश के संस्थापक थे और बेसिकली उन्होंने 8वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान भारत पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में इनका ये आया था उपन्यास। धर्मवीर भारती के अन्य उपन्यास भी है, जैसे कि गुनाहों का देवता, इसका रचना जो है इसकी रचना वर्ष 1949 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ चंद्र और सुधा के किशोर और भावुक प्रेम की करुण कहानी है। इसके अलावा अलीफ लैला, पंचतंत्र आदि की कथा, प्रविधि पर नगरी, निम्न वर्ग मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन, इनके कुछ और भी जो है उपन्यास या इनकी जो है अन्य लेख है इनके। तो आप देख के रखिएगा, इनमें से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद से लगातार क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। क्लियर है? तो राष्ट्रपति संयुक्त जो बैठक बुलाता है यह अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता जो है ये लोकसभा अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनकी भी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, पर अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और वो नहीं रहता है तो उपाध्यक्ष करता है, वो भी नहीं रहते हैं तो फिर राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सही जवाब रहेगा संतूर से। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर में भारत में हुआ था और वह एक भारतीय संतूर कला प्रवीण व्यक्ति है जिन्हें कश्मीर के सूफी संगीत में मुख्य रूप से साज और स्थापत्य कला विशिष्ट समूह से उत्तर भारत की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा में
एक एकल भूमिका के लिए वाक्य को परिवर्तन का श्रेय दिया जाता है। शास्त्रीय एकल क्षेत्र के भीतर पूर्ण स्वीकृति के लिए उन्होंने अकेले ही अपने लोक वाक्य को लोकप्रिय बनाया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 यानी कि एनपीपी 2000 के तहत आपका क्वेश्चन बना था। तो गाइज मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत सरकार ने ये जो है लक्ष्य तय किए थे। कौन कौन से? जनसंख्या वृद्धि और जन्म दर कम करना, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, महिला शिक्षा पर ध्यान देना, विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाना, इसके अलावा 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता लाना। ये सारे जो लक्ष्य रखे थे ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत रखे थे सरकार ने। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल में लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा था, है ना। और कुछ बता रहे थे कि बंगाल की खाड़ी में लौह इस्पात संयंत्र कौन सा था। तो जहां तक लग रहा है यही आपसे पूछा गया होगा, उन्होंने बताने में कुछ मिस्टेक कर दी होंगी या सुनने में। खैर जो भी है, पश्चिम बंगाल ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि दुर्गापुर जो लोह संयंत्र है ये आपका पश्चिम बंगाल में। तो दुर्गापुर लौह और इस्पात संयंत्र है, ये क्लियर है, पश्चिम बंगाल में। वर्धमान जो जिला है इसके दुर्गापुर में स्थित ये बेसिकली है। इसकी स्थापना 1956 को हुई थी, 1956 में। यह संयंत्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों में से एक है और इसे 1959 में ब्रिटेन की मदद से स्थापित किया गया था। क्लियर है, इस संयंत्र से 1962 में उत्पादन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 23 और 24 में देखने को मिलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के खिलाफ अधिकार शामिल है। ये मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को किसी भी तरह के जबरन श्रम से सुरक्षा की गारंटी देते हैं। अनुच्छेद 23 में कौन कौन सी बातें शामिल है? तो मानव तस्करी और बलात् श्रम पर रोक, मनुष्य और अन्य समान रूपों में मजबूर श्रम पर प्रतिबंध, इसके अलावा बेगार और इसी तरह का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध, है ना। तो ये आप थोड़ा सा देख के याद रखिएगा इस तरह के। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया है माई म्यूजिक माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा पंडित रविशंकर। ये माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक है, संगीतकार पंडित रविशंकर ने माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक की लिखी है जो उनकी आत्मकथा है। यह पुस्तक उनके एक संगीतकार और सितार वादक के रूप में करियर पर प्रकाश डालती है और 1968 यानी 1968 में प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन है पंचमहल कहां पर स्थित है? सही जवाब रहेगा फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल जिसका अर्थ है हवा पकड़ने वाला टावर, एक आयताकार उपनिवेशित संरचना है जो सभी तरफ खुला है और लाल बलुआ पत्थर से यह निर्मित है। तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यहाँ स्थिति अर्ध सार्वजनिक स्थानों के बीच एक संक्रमण इमारत के रूप में कार्य करने के लिए है जो दौलत खाना आंगन और रॉयल हरेम के अधिक निजी स्थानों के आसपास देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है? इससे पहले भी ये क्वेश्चन एक दिन और बन चुका है, वापस से ये रिपीट हुआ है। गोल्फ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि गाइज हमने 400 क्वेश्चन कवर करवा दिए 14 तारीख से 17 तारीख की जितनी भी शिफ्ट हुई है सभी शिफ्ट के मिलाकर 400 क्वेश्चन की वीडियो एक ही दे दी है हमने। तो देख कर जाइएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं और डेली बेसिस पर जो एनालिसिस बता रहे हैं इनसे भी क्वेश्चन आपके 110% बन रहे हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी। देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी और देव समाज की जो स्थापना है 16 फरवरी 1887 को लाहौर में हुई थी। शिव नारायण अग्निहोत्री कौन थे? तो ये हिंदू समाज सुधारक थे। वे पहले ब्रह्म समाज के सदस्य थे लेकिन 1886 में उन्होंने ब्रह्मवाद छोड़ दिया और अपना खुद का धार्मिक समूह देव समाज बनाया और देव समाज की स्थापना की इन्होंने 1887 में 16 फरवरी को लाहौर में। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? सही जवाब रहेगा 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू किया था और यह 24 दिनों तक चला और 5 अप्रैल 1930 को दांडी यानी नवसारी में खत्म यह बेसिकली हुआ था। दांडी जो मार्च है ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ एक कर प्रतिरोध अभियान था। गांधी ने वाष्पीकरण के जरिए नमक का उत्पादन करके ब्रिटिश राज द्वारा नमक पर एकत्र किए गए कर का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। यह पद भारत के संविधान द्वारा किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 165 के तहत यह आता है महाधिवक्ता का पद। तो याद रखिएगा आर्टिकल 165 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। क्लियर है। वह राज्य के लिए उच्च न्यायालय में राज्य सरकार का प्राथमिक वकील होता है। अगला क्वेश्चन है घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है? तो घरेलू मक्खी का जैविक नाम है यह है मस्का डोमेस्टिका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोग जनजाति का नृत्य कौन सा है? सही जवाब रहेगा संग्राही नृत्य होता है मोग जनजाति के द्वारा। तो संग्राही जो नृत्य है बंगाली कैलेंडर के वर्ष के चैत्र महीने के दौरान संग्राही त्योहार के अवसर पर मोग आदिवासी समुदाय के द्वारा
किया जाने वाला एक पारंपरिक भारतीय नृत्य ये बेसिकली है। तो यही पूछा है कि मोग जनजाति का नृत्य कौन सा है, तो संग्राही नृत्य है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है त्रिपुरा में हुई है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 2022 में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला था। गाइस इस तरह के क्वेश्चंस को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही किया जा सकता है, क्योंकि आप सभी को बताइए 2022 में 107 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देखिए पद्म पुरस्कार 128 लोगों को मिला था, जिनमें तीनों पुरस्कार आते हैं पद्म पुरस्कार में, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। क्लियर है। पद्मश्री यहां पर हमें दिया है, तो पद्मश्री भी 107 लोगों को दिया गया था। अब इन 107 में से हम ऐसे तो नहीं बता सकते हैं आपको, तो इनमें से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही क्लिक किया जा सकता है कि क्या क्या आपको ऑप्शन मिले थे। देखिए साल 2022 में कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, और इन पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में दिया गया था, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। 2022 में पद्मश्री से 107 लोगों को सम्मानित किया गया। साल 2022 में 2 लोग हम आपको बता दे रहे हैं, गायक सोनू निगम और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगर ये थे तो आप पहचान सकते हैं, अदरवाइज आपको ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट यहां पर होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बिंदुसार के पहले राजा कौन था, यानी कि बिंदुसार से पहले जो राजा था वो कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य था बिंदुसार से पहले राजा। क्लियर है। बिंदुसार से पहले चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के शासक थे। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था, और बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है। बिंदुसार सम्राट अशोक महान के पिता है। क्लियर है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं बिंदुसार, और बिंदुसार जो है ये सम्राट अशोक महान के पिता है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रोजगार गारंटी योजना पहले कौन सी योजना थी। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, और इस क्वेश्चन में और भी डिटेल आपको दे रखी थी, यानी क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये नहीं था, कुछ और क्वेश्चन का पैटर्न था आपका। क्वेश्चन का पैटर्न जो है इस तरह से भी हो सकता है कि मनरेगा जो योजना है इसका पहले नाम क्या था, या नरेगा योजना का बाद में नाम क्या था, यानी कि कुल मिलाकर जो पैटर्न था इसका कुछ और था, है ना। ये हम आपको पहले ही बता ही दे रहे हैं। तो रोजगार गारंटी योजना पहले कौन सी थी, हम समझ चुके क्या पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन। तो नरेगा था पहले, उसके बाद में इसका जो नाम बदलकर किया गया था मनरेगा, है ना। देखिए नरेगा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, इसका जो है नरेगा का फुल फॉर्म है ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2006 में शुरू की गई थी, और बाद में नरेगा में संशोधन अधिनियम 2009, है ना, नरेगा संशोधन अधिनियम 2009 के माध्यम से इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया, यानी कि मनरेगा। अब मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। क्लियर है। मनरेगा का फुल फॉर्म है, तो इसका नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। कब किया गया था? 2009 का अधिनियम के तहत। क्लियर है। और मनरेगा जो है ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, तो हो सकता है आपसे मंत्रालय भी आपसे पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त ने कितने प्रांतों में राजधानी बनाई। तो 4 प्रांतों में चंद्रगुप्त ने राजधानी बनाई थी। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ये तो आप सभी को आई थिंक पता होगा। और इस साम्राज्य में 4 प्रांत थे। कौन कौन से? तोसली जो कि पूर्व में, उज्जैन पश्चिम में, स्वर्णगिरी दक्षिण में और तक्षशिला उत्तर में। इन प्रांतीय राजधानियों के अलावा मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र नाम की एक और राजधानी थी। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना है, और यह राजधानी सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी। तो यहाँ पर जितने भी हमें क्वेश्चंस मिले जीके के सारे कवर करवा दिए। अब कंप्यूटर के क्वेश्चंस और देख लेते हैं अपन। वर्कशीट में कार्य कैसे करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछा गया। शॉर्टकट की से क्वेश्चन आपका बना है, ईमेल से क्वेश्चन बना है, MS वर्ड 365 से क्वेश्चन पूछा गया है, और MS एक्सेल 365 से भी क्वेश्चन बना है। यानी कि कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन का कंप्यूटर आपका आ रहा है, और 10 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो लगातार आपके वही टॉपिक जो आपके पहले पूछे जा रहे हैं, शॉर्टकट कीज वगैरह, ईमेल, MS वर्ड 365, इनसे ही लगातार आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको आप अच्छे से कवर करिएगा। क्लियर है। अगर मैथ्स में बात करें तो किस्त वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, औसत से क्वेश्चन बन रहे हैं, अनुपात से क्वेश्चन बना है, SI/CI से क्वेश्चन आपका पूछा गया, अनुपात यानी रेशियो से क्वेश्चन आपका बना है। क्लियर है। इसके अलावा नंबर सिस्टम आपका पूछा गया, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आपका बना है। तो ये टॉपिक मैथ्स के हैं जो लगातार आपके पूछे ही जा रहे हैं, यही टॉपिक है, कुछ भी यहाँ पर चेंज अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो अच्छे खासे तरीके की आप कमांड इन पर कर लीजिएगा। रीजनिंग में दर्पण से क्वेश्चन बना है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बना है, कोडिंग डिकोडिंग से बना है, और सीटिंग अरेंजमेंट से मिला है। तो यहाँ पर भी रीजनिंग में भी वही सेम टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपकी जो टॉपिक है ये चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि जिस पैटर्न पर आपका जो ये सब्जेक्ट में क्वेश्चंस बन रहे थे सेम पैटर्न आपका यहाँ पर अभी चल रहा है ना। तो आज का जो हमने तीनों शिफ्ट का एनालिसिस आपको कवर करवा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा उन वीडियोस को भी, और उसको देखकर आपको आइडिया लग चुका होगा कि आज का जो पैटर्न है किस तरफ आपका जा रहा है। अब आगे आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्लियर है। एक एक चीज़ें हम आपको कवर करवा चुके हैं सारी, तो उसी हिसाब से आगे की तैयारी को आप कंटिन्यू करिएगा।
क्लियर है गाइस। इस वीडियो की पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करके रखा है तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर ही अपडेट कर दी है। बाकी जितनी भी अपडेट होती है हम सारी टेलीग्राम पर ही सबसे पहले अपडेट करते हैं। क्लियर है गाइज। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।